जरूर करें ताकि जितने भी हमारे लेटेस्ट वीडियो हैं वो आपको आसानी से मिल सके, और वीडियो को अंत तक देखना आप ना भूलें। आज हम चर्चा करेंगे इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट के बारे में, यानी कि आज हम विद्युत मापक यंत्रों के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारी जो जिज्ञासा है उस चीज के प्रति अधिक होती है जिस चीज का उपयोग मार्केट में अधिक होता है। हम उन चीजों के बारे में अधिक जिज्ञासा रखते हैं सीखने के लिए। क्यों? क्योंकि जिस चीज का मार्केट में अधिक वैल्यू है, अधिक डिमांड है, उस चीज के बारे में यदि हम जानकारी कर लेते हैं तो उसके माध्यम से हम लोग जो पैसा है, जो हम इज्जत है, अधिक मात्रा में मिलती है। इस कारण से हम लोग उसी चीज के प्रति अपनी जिज्ञासा अधिक रखते हैं जिस चीज के प्रति जिसका डिमांड मार्केट में अधिक मात्रा में हो। सेम उसी प्रकार हम लोग टेक्निकल लाइन में हैं, और टेक्निकल लाइन में जैसा कि हाउस वायरिंग, मोटर वाइंडिंग, ट्रांसफार्मर और इन्वर्टर, स्टेबलाइजर, बैटरी चार्जर, ये सब छोटे छोटे जो आपके उपकरण हैं या पार्ट्स हैं, इन पार्ट्सों का जो डिमांड है मार्केट में, यानी कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं या शहरी क्षेत्र हैं, उद्योग के अलावा इसका अधिक डिमांड है, इसमें पैसा भी अच्छा खासा मिल जाता है। तो अक्सर हम लोग टेक्निकल लाइन में जो है कि इन्वर्टर, स्टेबलाइजर, साथ में हाउस वायरिंग, इन सब चीज़ों के बारे में जो जानकारी है वो अधिक मात्रा में करना चाहते हैं। इसके प्रति हमारी जो जिज्ञासा होती है वो अधिक होती है। इसके अलावा यदि हम चले जाते हैं इंस्ट्रूमेंट के बारे में, तो इंस्ट्रूमेंट का जो उपयोग होता है वो हमारे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जो हम लोग हाउस वायरिंग इत्यादि करते हैं, उन सभी वायरिंगों में जो हमारे इंस्ट्रूमेंट है इनका उपयोग जो है कम मात्रा में होता है, थोड़े मात्रा में होता है। इसलिए हम लोग इंस्ट्रूमेंट के बारे में जो नॉलेज है वो थोड़ा अपना कम रखते हैं, जानने की जिज्ञासा हम लोग कम रखते हैं। बट जैसे ही हम लोग ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र से निकल करके जैसे हम लोग किसी कंपनी में या उद्योग में जाते हैं, तो उद्योग में जितने भी हमारे मशीन जो चल रही है या जिनके माध्यम से प्रोडक्शन हो रहा है, कोई चीज बन रहा है, उन सभी मशीनों में जो है कि इंस्ट्रूमेंट की मात्रा सबसे अधिक मात्रा में स्थापित की जाती है। तो वहाँ पर जो हमारा नॉलेज है ग्रामीण क्षेत्रों का या शहरी क्षेत्रों का, जो हम लोग आमतौर पर जो काम करते हैं वहाँ पर जा करके कुछ कम हो जाता है, जो हमारा नॉलेज होता है थोड़ा सा कम हो जाता है, वहाँ पर जो हमारी जानकारी होती है थोड़ी सी कम हो जाती है। तो इसलिए हमें ग्रामीण क्षेत्र में जो काम होते हैं, पंखे, हाउस वायरिंग, इस सब के बारे में जानकारी के साथ साथ हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग हम लोग विद्युत संबंधित कार्य करने के समय उसका उपयोग करते हैं, उसके बारे में जानकारी रखना क्या हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जानकारी हमारे पास होगी तभी हम लोग उद्योग में अधिक मात्रा में सफलतापूर्वक कार्य करेंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो जो हमारा इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, यह हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, यह मेरा जो इंस्ट्रूमेंट है यह एनालॉग टाइप का है, डिजिटल टाइप का नहीं है। अब जानते हैं कि एनालॉग और डिजिटल में क्या अंतर है। तो जो हमारे डिजिटल हैं, तो आज के समय में जो हमारे मीटर आ रहे हैं वो अक्सर डिजिटल मीटर आ रहे हैं। डिजिटल मीटर में जो भी रीडिंग होता है वो डायरेक्टली लिख करके उसके डिस्प्ले पे आ जाता है। जबकि हम बात करते हैं एनालॉग की, तो एनालॉग मीटर में क्या होता है कि कोई भी रीडिंग डिस्प्ले पर नहीं आती है। वहाँ पर एक हमारा जो स्केल होता है और उस स्केल पर कुछ पैमाने लिखे गए होते हैं, कुछ अंक लिखे गए होते हैं, और उसमें हमारी सुई होती है, और उस सुई और उस स्केल के माध्यम से हमें पढ़ करके बताना होता है कि जो मेरा वैल्यू करेंट का या वोल्टेज का है वो कितने मात्रा में है। तो इसलिए हमें जो जानकारी होगी एनालॉग के बारे में क्या करनी होगी, थोड़ी बढ़ानी होगी। डिजिटल में जानकारी थोड़ी बहुत कम भी रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पाठ्यांक तो ऑलरेडी वहाँ पर लिखा जाएगा। तो आज हम चर्चा करेंगे एनालॉग मीटर के बारे में। एनालॉग यानी कि जिसमें क्या होगा, जिसमें आपका एक स्केल होगा और एक आपका सुई होगा। क्लियर? तो उस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, तो इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है? तो वह इंस्ट्रूमेंट जिसका उपयोग हम लोग भौतिक राशियों को मापने के लिए करते हैं, उस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। अब जब यहाँ पर बात आपकी इलेक्ट्रिकल की आ गई है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर वैद्युतिक संबंधित राशियों को मापने के लिए हम लोग जिस यंत्र का उपयोग करेंगे वह यंत्र में क्या कहा जाएगा? इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहा जाएगा। अब हम चलते हैं कि जो हमारे इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं इसके प्रकार के बारे में चलते हैं। तो मेरा अगला टॉपिक दिया गया है क्लासिफिकेशन ऑफ
इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि हमारे जो इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं वो कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है कि पहला जो है मैं हमने जो हमारा इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है इसे हमने दो भागों में बांट रखा है। एक मेरा जो है प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट है और जो मेरा दूसरा है वह मेरा सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है। तो हम चर्चा करेंगे मेरा प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट क्या है, प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट क्या है। तो वह इंस्ट्रूमेंट या वह मापक यंत्र जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, जिसके माध्यम से हम लोग किसी वस्तु की उपस्थिति के बारे में जानते हैं या किसी वस्तु की लंबाई या पदार्थ के द्रव्यमान इत्यादि को हम लोग डायरेक्टली यानी कि प्रत्यक्ष रूप से मापते हैं या मापने के लिए हम लोग जिस डिवाइस या जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उस यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत रखते हैं। जैसे विद्युत सप्लाई है या नहीं, विद्युत सप्लाई है या नहीं, तो विद्युत सप्लाई की उपस्थिति को जानने के लिए हम लोग जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उस यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। यानी कि प्राइमरी जो इंस्ट्रूमेंट होता है वह प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट किसी भौतिक राशि के होने या ना होने की खबर को यह क्या करता है, बताता है और इसके माध्यम से जो हम लोग भौतिक राशि का मान निकालते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से हम लोग निकालते हैं। क्लियर। यहाँ पे आप जान गए कि प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट क्या है। तो वह इंस्ट्रूमेंट जो विद्युत सप्लाई की उपस्थिति को बताता है, उपस्थिति के अलावा उसके उपस्थिति के अलावा उसके वैल्यू को या किसी प्रकार का जो कार्य है उसे नहीं बताता है, केवल उसकी उपस्थिति को बताता है, तो उस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट को हम लोग प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमारे पास मैग्नेटिक सुई हो गई, यदि हमारे वायर में सप्लाई होगा तो मैग्नेटिक सुई को वायर के बगल में ले जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारी मैग्नेटिक सुई क्या करेगा, वहाँ पर डिफ्लेक्ट करेगी। तो जो मेरी मैग्नेटिक सुई है वह मैग्नेटिक सुई सप्लाई है या नहीं है उसकी उपस्थिति को बता रही है। हमारे पास एक मीटर हो गया, मीटर के माध्यम से हम लंबाई नाप लेते हैं। कोई हमारे पास लकड़ी हो गई, उस लकड़ी की लंबाई को नापने के हम लोग फीता का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं हम लोग, मेजरिंग टेप का उपयोग करते हैं। तो मेरा मेजरिंग जो टेप है वह किस इंस्ट्रूमेंट में आएगा, तो वह मेरा प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट में आएगा। और प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट में जो हम लोग वैल्यू निकालेंगे वह वैल्यू मेरा किस विधि में होगा, वह वैल्यू मेरा प्रत्यक्ष विधि में होगा। अब हम चलते हैं सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में। तो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है कि जो हमारा सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है यह भौतिक राशि या विद्युत सप्लाई के वैल्यू को बताता है और उसकी उपस्थिति को भी बताता है। प्राइमरी में केवल वो है या नहीं इसके बारे में बताएगा। प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट में क्या होगा, प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट में सप्लाई है या नहीं है उसके बारे में बताएगा। जैसे मैग्नेटिक सुई बताएगी सप्लाई है या नहीं है, गैल्वेनोमीटर बताएगा सप्लाई है या नहीं है, जो हमारा मेजरिंग टेप होगा वह लंबाई चौड़ाई को बताएगा। यानी कि हम लोग प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट में जो भी माप लेते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से होता है। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो जो मेरा सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है यह बताता है कि सप्लाई है या नहीं, यानी कि जो मेरा सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होगा यह भौतिक राशि की उपस्थिति और उसके वैल्यू दोनों को बताता है। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट किसे कहते हैं, तो वह इंस्ट्रूमेंट जो भौतिक राशि की उपस्थिति और साथ में उसके वैल्यू को बताता है उस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट को हम सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। जैसे हमारा एम्पियर मीटर हो गया, एम्पियर मीटर विद्युत सप्लाई है या नहीं है उसकी उपस्थिति को बताएगा और साथ में वह कितने वैल्यू में है उसकी उपस्थिति को भी बताएगा। वोल्ट मीटर सप्लाई है या नहीं है उसे भी बताएगी और साथ में सप्लाई है तो उसका वोल्टेज कितना है वो भी बताएगी। क्लियर। तो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट वह इंस्ट्रूमेंट है जो सप्लाई की उपस्थिति और साथ में वह कितनी मात्रा में है बताएगा। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में जो हमें वैल्यू मालूम होगा वह वैल्यू हमें अप्रत्यक्ष रूप से मालूम होगा, प्रत्यक्ष रूप से मालूम नहीं होगा। अब जो मेरा सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है यह सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट हमारे जो है कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो एक नंबर में दिया गया है इंट्रोगेटिंग इंस्ट्रूमेंट, 2 नंबर में दिया गया है आपका रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट और आपका 3 नंबर में दिया गया है इंट्रोगेटिंग इंस्ट्रूमेंट। यानी कि जो हमारे सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है ये 3 प्रकार के होते हैं। तो पहले हम चर्चा करते हैं पहले वाले इंस्ट्रूमेंट के बारे में, यानी कि इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है यह करता क्या है, यह कैसे फंक्शन करता है। तो देखिएगा जो मेरा इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है यह
क्या करता है, तो यह सप्लाई की उपस्थिति को बताता है और कितने वैल्यू में है उससे यह क्या करता है, इंडिकेट करता है। क्या करता है, इंडिकेट करता है। जैसे मेरा वोल्ट मीटर हो गया, एम्पियर मीटर हो गया, तो वोल्ट मीटर और एम्पियर मीटर सप्लाई के वैल्यू को बताएगा कि सप्लाई कितनी मात्रा में है। फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, इंट्रोगेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो इंट्रोगेटिंग इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है कि इंट्रोगेटिंग इंस्ट्रूमेंट में हमारे पास एक स्केल होता है। क्या होता है, स्केल, जिस स्केल के ऊपर आपके अंक लिखे होते हैं उसके साथ साथ उसमें एक पॉइंटर होता है जिसे हम लोग सुई कहते हैं। तो जो हमारा सुई होता है, सुई के माध्यम से हमारा जो स्केल है उस स्केल के ऊपर हमारा सुई मूव करता है और मूव करने के बाद हमारा वह सुई बताता है उस स्केल के ऊपर कि वोल्टेज का वैल्यू या करंट का वैल्यू कितना है। तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है कि इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में हमारे पास एक स्केल है और उसमें एक आपका पॉइंटर यानी कि सुई होगा। सुई मूव करेगा और मूव करके उस स्केल पर जा करके जहां पर रुकेगा वहां पर इंडिकेट करेगा कि वोल्टेज या करंट का वैल्यू कितना है। क्लियर। तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है कि इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में सप्लाई या वोल्टेज के वैल्यू को इंडिकेट किया जाता है। जैसे में हमारा हो जाएगा एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर, वाट मीटर, सॉरी वाट मीटर नहीं होगा हमारा, वोल्ट मीटर हो सकता है, एम्पियर मीटर होगा हमारा, फ्रीक्वेंसी मीटर होगा। ये सभी के सभी मीटर हमारे किस में आएंगे, तो सभी के सभी मीटर हमारे आएंगे इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आएंगे। क्लियर। अब हम चलते हैं रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में। तो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है कि रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में एक पेंसिल होती है और साथ में आपका ग्राफ पेपर होता है। उस पेंसिल और ग्राफ पेपर में अब हम चर्चा करते हैं रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो जो हमारा रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट होता है इसमें होता क्या है कि रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में एक हमारे पास हमारा जो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट होता है उस रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में एक पेंसिल होती है और ग्राफ पेपर होता है। तो जो मेरा पेंसिल है यानी कि जो मेरा पेंसिल होगा वह ग्राफ पेपर के ऊपर जो भी हमारे सप्लाई का जो खर्च होगा, जो व्यय होगा, उससे क्या करेगा, वो ग्राफ पेपर पर उसकी पूरी की पूरी बायोडाटा यानी कि पूरा का पूरा जो उसका काम करने का जो तौर तरीका है, जो घटने बढ़ने का जो रुचि है, वो क्या करेगा, वो ग्राफ पेपर के ऊपर पेंसिल के माध्यम से रिकॉर्ड करेगा। तो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है कि रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में एक ग्राफ पेपर होता है और पेंसिल होता है। वोल्टेज और करंट का जो भी वैल्यू होता है वो सभी का सभी वैल्यू प्रति क्षण उस ग्राफ पेपर के ऊपर रिकॉर्डिंग मीटर के माध्यम से क्या होता है, लिखा जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। क्लियर। तो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में आपके कौन कौन से मीटर आएंगे, तो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में आपका आ जाएगा रिकॉर्डिंग वोल्ट मीटर, रिकॉर्डिंग एम्पियर मीटर, रिकॉर्डिंग पावर फैक्टर मीटर। क्लियर। अब हम चलते हैं किसके बारे में, तो अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो जो हमारे इंट्रोगेटिंग इंस्ट्रूमेंट हैं, यह इंस्ट्रूमेंट प्रति क्षण या प्रति मिनट या प्रति घंटा सप्लाई हमारा कितने मात्रा में, यानी कि हमारा सप्लाई हमें कितने मात्रा में खर्च हो रही है उसे क्या करता है, आपको बताता है। क्या बताता है हमारा, तो हमारा इंट्रोगेटिंग इंस्ट्रूमेंट सप्लाई कितनी मात्रा में हमने खर्च की उसके बारे में बताता है। जैसे किलोवाट घंटा मीटर, एम्पियर आवर मीटर। तो जो एम्पियर आवर मीटर होगा वह एक मिनट में या एक घंटा में कितना हमने सप्लाई व्यय किया, खर्च किया, उसे क्या करेगा, वो डायरेक्टली वहां पर बताएगा। मेरा वाट मीटर हो गया, वाट मीटर में हम लोग करंट और वोल्टेज का वैल्यू जो हमने खर्च किया है वो क्या करेगा, वो रिकॉर्ड करके यहाँ पर बताएगा। तो यहाँ पर तो हम जान रहे कि जो हमारे सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो इंट्रोगेटिंग इंस्ट्रूमेंट, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट और यहाँ पर हो जाएगा आपका पहला हो जाएगा इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट और इंट्रोगेटिंग इंस्ट्रूमेंट। यानी कि हमारा जो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट हो गए ये 3 प्रकार के हो गए। यहाँ पर क्या दिया गया, एक नंबर में दिया गया आपका इंट्रोगेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो इंट्रोगेटिंग इंस्ट्रूमेंट में मैंने कहा आएगा वोल्ट मीटर और एम्पियर मीटर और फ्रीक्वेंसी मीटर आएगा। रिकॉर्डिंग मीटर, जब यहाँ पर रिकॉर्डिंग मीटर की चर्चा आएगी तो रिकॉर्डिंग वोल्ट मीटर, रिकॉर्डिंग वाट मीटर, रिकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी मीटर, रिकॉर्डिंग एम्पियर मीटर, ये इसमें आ जाएगा। अब चर्चा कर लेते हैं इंट्रोगेटिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो किलोवाट घंटा मीटर, एम्पियर आवर मीटर, ये सब किसमें आएंगे, ये सभी आपके आएंगे इंट्रोगेटिंग इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आएंगे। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि हमारे जो तीनों इंस्ट्रूमेंट हैं, इन इंस्ट्रूमेंट में जो बल होता है, जो टार्क होता है, जो कार्य करता है, वो कितने प्रकार का टार्क कार्य करता है। हमारे किसके अंदर, हमारे तीनों इंस्ट्रूमेंटों में जो बल होता है, जो टार्क होता है, कितने प्रकार से काम करता है, यह हम किस किस नाम से जानते हैं। क्लियर। तो जो हमारे इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं इनमें 3 प्रकार के बल कार्य करते हैं।
एक जो बल्ब होता है इसे हम लोग कहते हैं डिफ्लेक्टिंग तार। क्या कहते हैं? डिफ्लेक्टिंग तार। जो दूसरा होता है उसे हम लोग कहते हैं कंट्रोलिंग तार, और जो मेरा तीसरा होता है इसे कहते हैं डैम्पिंग तार। तो इतने बात याद रखिएगा कि जितने भी हमारे एनालॉग इंस्ट्रूमेंट हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट? एनालॉग इंस्ट्रूमेंट हैं। तो हमारे एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में 3 प्रकार के बल कार्य करते हैं, डैम्पिंग तार, कंट्रोलिंग तार और डिफ्लेक्टिंग तार। तो यहाँ पे एक नाम दिया गया डिफ्लेक्टिंग तार, कंट्रोलिंग तार और डैम्पिंग तार। यानी कि हमारे एनालॉग मीटर में 3 प्रकार के कार्य काम करते हैं, 3 प्रकार के बल कार्य करते हैं। अब हम चर्चा कर रहे हैं कि ना डिफ्लेक्टिंग तार क्या है। डिफ्लेक्टिंग तार क्या है? तो किसी भी एनालॉग मीटर के अंदर, किसी भी एनालॉग मीटर के अंदर उसके सुई को, सुई मतलब क्या हो जाएगा आपका? पॉइंटर। तो किसी भी एनालॉग मीटर के अंदर जो पॉइंटर होता है, उस पॉइंटर को मूव कराने के लिए जो बल कार्य करता है उस बल को हम लोग कहते हैं डैम्पिंग तार। क्या कहते हैं? डैम्पिंग तार। तो किसी भी मीटर का जो सुई होगा, जो पॉइंटर होगा, उसे मूव कराने के लिए, उसे गतिशील अवस्था में लाने के लिए या उसे गति कराने के लिए जो बल, जो फोर्स कार्य करता है, उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? डैम्पिंग तार हम लोग कहते हैं। अब हम चर्चा कर रहे हैं कंट्रोलिंग तार के बारे में। कंट्रोलिंग तार क्या है? तो जब हमारा डैम्पिंग तार को सुई को, जब हमारा डैम्पिंग तार सुई को शून्य से उठा करके उसके वैल्यू तक लेके जाएगा, किसी न किसी वैल्यू तक लेके जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पर 0 लेते हैं और यहाँ पर लेते हैं 5 एम्पीयर। तो मेरा सुई 0 पर होगा, 0 के बाद जब डैम्पिंग तार जब लगेगा हमारा सुई पर, तो हमारा जो सुई है वो 0 से उठ करके 5 एम्पीयर की तरफ जाएगा। कहाँ जाएगा? 5 एम्पीयर की तरफ जाएगा। अब 5 एम्पीयर पर चला गया, जैसे ही सप्लाई कट जाएगी तो वो सुई जहाँ पर गया वहीं पे खड़ा हो जाएगा। तो सुई को पुनः कहाँ लाने के लिए? 0 पर लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कंट्रोलिंग तार का हम लोग वहाँ पर करते हैं। तो कंट्रोलिंग तार का कार्य क्या होता है? तो कंट्रोलिंग तार का कार्य होता है कि जो डैम्पिंग तार के द्वारा, डैम्पिंग तार के द्वारा जब हमारा सुई डिफ्लेक्ट करता है तो उस डिफ्लेक्शन को, उस डिफ्लेक्शन क्या करना? कंट्रोल करना, नियत करना। यह काम किसका होता है? यह काम होता है कंट्रोलिंग तार का। बात समझ आ गई? यानी कि डिफ्लेक्टिंग तार जो होगा वह सुई को ढकेलेगा और जो कंट्रोलिंग तार होगा उसे क्या करेगा? उसे कंट्रोल करके एक जगह पर अस्थायी करेगा। क्या करेगा? उसे कंट्रोल करके अस्थायी करके जगह पर रोकेगा। अब यहाँ पर चर्चा हो जाती है डैम्पिंग तार की। क्या होती है? डैम्पिंग तार की। क्लियर? तो जो मेरा डैम्पिंग तार है, ये डैम्पिंग तार क्या है? तो एक तरफ हो गया, सॉरी यहाँ पे एक तरफ हो गया मेरा डिफ्लेक्टिंग तार, डिफ्लेक्टिंग तार, कंट्रोलिंग तार। डिफ्लेक्टिंग तार का मतलब सुई को शून्य से आगे की तरफ ढकेलना या डिफ्लेक्ट करना। कंट्रोलिंग तार का कार्य क्या है? तो कंट्रोलिंग तार का कार्य है तो सुई को पुनः शून्य पर बनाया जाना। क्लियर? एक का काम है शून्य से हटाना, कंट्रोलिंग का काम है शून्य पर ले जाना। अब डैम्पिंग तार का क्या होता है? तो डैम्पिंग तार को हम लोग कहते हैं आमंत्रण तार। डैम्पिंग तार का कार्य होता है कि जब हमारे सुई पर 2 प्रकार के तार, यानी कि जब हमारे सुई पर 2 प्रकार के बल जब लगते हैं तो 2 प्रकार के बल लगने की वजह से हमारे सुई के बीच में एक प्रकार का कंपन हो जाता है। क्या जाता है? कंपन होने लगता है। तो उस कंपन को दूर करने के हम क्या करते हैं? डैम्पिंग तार का हम उपयोग करते हैं। क्लियर? तो मीटर के, यानी कि जितने भी हमारे एनालॉग मीटर हैं, एनालॉग मीटर के सुई यानी कि पॉइंटर में जब कंपन होता है तो उस कंपन को दूर करने के लिए कौन सा कार्य करता है? डैम्पिंग तार कार्य करता है। तो यदि आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि सुई यानी कि एनालॉग मीटर के पॉइंटर को मूव कराने के लिए किस बल का उपयोग किया जाता है, तो मेरा हो जाएगा डैम्पिंग तार का शून्य पर बनाए रखने के लिए, यानी कि जो हमारा पॉइंटर है, जो हमारा सुई है, उसे सुई पर शून्य पर बनाए रखने के लिए कौन सा बल कार्य करेगा? तो कंट्रोलिंग तार का कार्य करेगा। पॉइंटर के अंदर का जो कंपन होगा उस कंपन को दूर करने के लिए कौन सा बल कार्य करेगा? तो हमारा डैम्पिंग तार कार्य करेगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमारे एनालॉग मीटर के अंदर डैम्पिंग तार कैसे कार्य करता है, कंट्रोलिंग तार कैसे कार्य करता है, कंट्रोलिंग तार के लिए हम उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स लगाते हैं, डैम्पिंग तार का उत्पन्न कराने के लिए वहाँ पर हम कौन कौन से पार्ट्स लगाते हैं, और डिफ्लेक्टिंग तार के जो है डिफ्लेक्टिंग तार को उत्पन्न करने के हमने कौन कौन से पार्ट्स लगाते हैं। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम एनालॉग मीटर में जो हमारे तीनों बल कार्य करते हैं वो कैसे कार्य करते हैं और उसके लिए हम लोग किन किन पार्ट्सों का उपयोग करते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा।